हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ पर्यावरण प्रदूषण को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इसे शुरू करते हैं। यह है पाठ 10 पर्यावरण प्रदूषण। प्रकृति और मनुष्य का संबंध ऐतिहासिक दृष्टि से काफी बाद में आरंभ हुआ, क्योंकि प्रकृति पहले से थी और मनुष्य बाद में आया। लेकिन अपने विकास के क्रम से मनुष्य ने शीघ्र यानी जल्दी ही प्रकृति पर अपनी इच्छा आरोपित करनी चाहिए यानी थोपनी चाहिए, और तब से संघर्ष और स्वीकृति यानी हाँ का नाटक मनुष्य और प्रकृति के बीच में चला आ रहा है। मनुष्य अपनी तत्कालिक यानी अभी की जरूरतों के पूर्ति के लिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है। भली प्रकार से जानते हैं कि धरती पर हमारा जीवन प्राकृतिक संतुलन के कारण ही संभव हो सका है। पृथ्वी वनस्पतियों को पूरी तरह से ढक न जाए, इसीलिए घास खाने वाले जानवर पर्याप्त यानी काफ़ी संख्या में है, और इस जानवरों की संख्या सीमा में अधिक न हो जाए, इसीलिए हिंसक जंतु भी थे। इस प्रकार प्रकृति में वनस्पति, जीव जंतु आदि का अनुपात संतुलित और नियंत्रित यानी लगाम के अंतर्गत बना रहता है। इससे पर्यावरण स्वच्छ, साफ और जीवन के अनुकूल बना रहता था। लेकिन आज मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का यह संतुलन बिगाड़ लिया है। हम इतने लालची हो गए कि हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते ही जा रहे हैं। पिछले दशक में जनसंख्या का भयंकर विस्फोट हुआ है, यानी जनसंख्या बहुत भारी मात्रा में बढ़ी है। इस बढ़ती हुई आबादी को खिलाने के लिए उसी मात्रा में अन्न, सब्जी, फल आदि भी चाहिए। रहने के लिए घर चाहिए, पहनने के लिए कपड़े, और इसी प्रकार अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए विविध प्रकार की सामग्रियों की भी आवश्यकता होगी। यदि ज़्यादा लोग होंगे तो खाने की सामग्री ज़्यादा चाहिए, सभी चीज़ें हमें ज़्यादा चाहिए होती हैं। खेती करने के लिए, घर बनाने के लिए, कल कारखाने लगाने के लिए, सड़कों और रेल पटरियों बिछाने के लिए जमीन चाहिए। इसीलिए बड़े पैमाने पर जंगल काटे गए। हमारे कल कारखाने कच्चे माल के लिए जंगलों पर ही निर्भर है, इसीलिए पिछले वर्षों में जंगलों का सफाया हुआ, लेकिन काटे गए पेड़ों की जगह नए पेड़ लगाने का कार्य उतनी गति से नहीं हो पाया, जिससे पर्यावरण प्रदूषण का खतरा उत्पन्न हो गया है। खेतों में फसल वृद्धि के लिए रासायनिक उर्वरक अर्थात और कीटनाशक का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाने लगा। इनके प्रयोग के कारण खेतों की मिट्टी प्रदूषित हो गई। यह भूमि प्रदूषण का एक मुख्य कारण है, क्योंकि हर एक इंसान ये चाहता है कि हमारे खेत में ज़्यादा फसल हो। ज़्यादा के लालच में और लोगों की ज़्यादा भूख और उम्मीदों को कम करने के लिए किसान उसमें रसायन बहुत ज़्यादा लगाता है। रसायन लगाने से भूमि प्रदूषित हो गई। आज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बड़े बड़े उद्योग धंधों का जाल फैलता ही जा रहा है। शहरीकरण के कारण बड़े बड़े नगर बस गए हैं। इन महानगरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा और कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ आखिर में नदियों और जलाशयों में गिरते हैं। इस कारण जल प्रदूषित हो जाता है। नदियों और जलाशयों का प्रदूषित होना जायज़ है। इसी के फलस्वरूप गंगा जैसी पवित्र नदी भी उसका भी जल पीने योग्य अब नहीं रह गया। खुली भूमि में डालना जाता है। कचरे में बहुत सी जहरीले रसायन होते हैं, ये भूमि में मिलकर उसे भी प्रदूषित करते हैं। बड़े बड़े कल कारखानों की चिमनियाँ विषैला यानी विष युक्त धुआं आकाश की ओर फेंकते हैं। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन भी काफ़ी धुआं छोड़ते हैं। इस धुएं में घुल कर कण, कार्बन कण, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि होने के कारण वायु प्रदूषित हो जाती है। इस कारण भूमि, जल, वायु तीनों ही प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं। एक चौथे प्रकार का प्रदूषण है ध्वनि प्रदूषण के नाम से जो जाना जाता है। ध्वनि प्रदूषण यानी जो कान को अप्रिय लगने वाली आवाज़ होती है वो ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। कल कारखानों की मशीनों का शोर तथा वाहनों के हॉर्न का कान फोड़ने वाली ध्वनि वातावरण में ध्वनि प्रदूषण का कारण बने हैं। तेज गति का संगीत भी ध्वनि प्रदूषण का कारण है।
एक अन्य कारण है, इससे बहरेपन का खतरा भी उत्पन्न हो जाता है, यानी हम इससे अपनी कान की सुनने की शक्ति को हमेशा के लिए खो सकते हैं। इससे मानसिक तनाव भी बढ़ता है और हृदय की धड़कन भी तेज हो जाती है। कल प्रदूषण पेट संबंधी रोगों का जन्मदाता है, तो वायु प्रदूषण संबंधी सांस रोग उत्पन्न करता है। यदि प्रदूषण की बढ़ती रफ्तार पर नियंत्रण नहीं लगाया गया तो इस सुंदर सलोनी धरती का मानव जीवन ही लुप्त यानी समाप्त या छुप जाएगा। आजकल का युग विज्ञान का है। आज हम देखते हैं कि रॉकेट के द्वारा अनेक प्रकार के अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में छोड़े जा रहे हैं। इनसे हमारी पृथ्वी का ओजोन मंडल प्रभावित हो रहा है। मंडल में ओजोन की एक मोटी परत है, वही सूर्य की पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से पृथ्वी के जीव जंतु वनस्पतियों की रक्षा करती है। औद्योगिक विकास ने वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक जैसी गैस की मात्रा बढ़ा दी, जिससे ओजोन परत में छेद हो जाता है। इसके कुप्रभाव यानी बुरे प्रभाव से ओजोन की मात्रा में कमी आ रही है। यदि ओजोन की परत और भी पतली हो गई तो सूर्य से आ रही पराबैंगनी किरणों से हमारा बचाव कैसे होगा, जो बहुत हानिकारक है। आज हमारा मौसम चक्र बहुत कुछ बदल गया, बल्कि अनिश्चित सा हो गया है। अब कहीं अतिवृष्टि यानी बहुत ज़्यादा कहीं बारिश हो रही है, तो कहीं अल्पवृष्टि है यानी कम वृष्टि हो रही है, कहीं अनावृष्टि, कहीं भयंकर सूखा पड़ रहा है, तो कहीं बाढ़ की विनाश लीला तांडव कर रही है, यानी सब कुछ बिगड़ चुका है, कुछ भी संतुलित अब नहीं रहा। अधिक गर्मी पड़ना, सर्दी में अनेक दिनों तक सूर्य के दर्शन ना होना और समय पर मानसून के ना आने को प्रदूषण से ही जोड़ा जाता है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण प्रकृति आपदाएं बढ़ती ही जा रही हैं। मौसम में अप्रत्याशित मतलब अचानक, सामान्य जन तो पीड़ित है ही, वैज्ञानिक भी चिंतित यानी परेशान है। अब समय आ गया है कि हम इस प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के उपाय गंभीरता पूर्वक करें। हमें धरती को हरा भरा बनाना होगा। हमें नदियों के जल की पवित्रता को पुनः लौटाना होगा। हमारा पर्यावरण हमारा रक्षा कवच है। पर्यावरण रक्षण भारतीय संस्कृति से जुड़ा है। हमारी संस्कृति में पेड़ लगाना अत्यंत यानी बहुत पुण्य का कर्म माना जाता है। पीपल, बरगद आदि वृक्षों की पूजा की जाती है। इनका धार्मिक महत्व भी माना गया है। पेड़ पौधों को जीवन का अभिन्न अंग माना गया है। हमारे हिंदू समाज में पुराने समय में ऋषि मुनियों के समय से ही पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में तो कई वृक्ष जैसे पीपल, बरगद, केले आदि की पूजा भी की जाती है, इन्हें पूजनीय माना जाता है। पीपल के वृक्ष के नीचे ही सिद्धार्थ यानी भगवान महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और वे बुद्ध बन गए। देवी सीता भी पंचवटी में अशोक के पेड़ के नीचे ही बैठी थी। भगवान शिव की पूजा के लिए बेल पत्र का विशेष महत्व है। इसी तरह कदम का पेड़ श्री कृष्ण को बहुत प्रिय था। हमारे अत्यधिक यानी ज़्यादातर वृक्ष लगातार इनकी उचित देखभाल करनी चाहिए। वृक्षों का संरक्षण बहुत आवश्यक है। प्रदूषण रोकने के लिए हमें कुछ उपाय भी करने होंगे। हमें अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ यानी साफ बनाए रखना होगा। जहाँ तहाँ कूड़ा कचरा फेंककर हम जहाँ वातावरण को प्रदूषित करते हैं, वहीं अपने सौंदर्य बोध को भी हानि पहुँचाते हैं। हमें अपने जन्मदिन पर या परिवार के किसी शुभ अवसर पर एक वृक्ष यानी एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे सरकारी प्रयासों से हमें अपनी भागीदारी यानी अपना हिस्सा जरूर लेना चाहिए। स्टॉकहोम में एक ऐसा स्थान है जिसे वहाँ के लोग बड़े गौरव के साथ आगंतुकों यानी आने वाले मेहमानों को दिखाते हैं। आगंतुक यानी मुलाकात करने वाले मेहमान। उस स्थान पर भूमिगत रेलवे स्टेशन के लिए मार्ग बनाया जा रहा था। इस कार्य के लिए एक विशाल वृक्ष यानी एक बड़े पेड़ को काटा जाना था। इस वृक्ष को बचाने के लिए सारा नगर यानी एक हो गया। एक और कानून से लैस सत्ता पक्ष था तो दूसरी ओर नागरिकों का मोर्चा। इसके बाद इसमें अवकाश प्राप्त सेनाध्यक्ष यानी जो रिटायर हो गए थे वो सेनाध्यक्ष जैसे कई संप्रभाग यानी प्रतिष्ठित लोग
इसमें शामिल हो गए। मजबूर होकर सत्ता पक्ष को झुकना पड़ा। उनकी यह विजय पर्यावरण के इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ है। पर्यावरण की रक्षा के लिए ग्रीन पीस जैसे सुचारू प्रादुर्भाव अर्थात अस्तित्व में आना पर्यावरण संरक्षण के लिए आंदोलन में एक ऐतिहासिक घटना है। भारत का चिपको आंदोलन सबसे पुराना सामान्य जनमानस से जुड़ा है। जनमानस अर्थात जनता से, लोगों से जुड़ा है। शहरी सभ्यता के प्रभाव से दूर और हाशिए पर रहने वाले पर्वतीय लोगों का आंदोलन था। इस आंदोलन का घोष वाक्य थे, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। पर्यावरण के प्रति चिंता ने अनेक कंपनियों को साफ और सुरक्षित ईंधन के विकास के लिए प्रोत्साहित किया है। शोध और विकास से जुड़े अनेक संस्थान ऐसे उपकरण और तकनीक के विकास के लिए प्रयासरत हैं जो ऊर्जा की बचत और उसकी क्षमता बढ़ाने में सहायक हों। निम्नलिखित कार्यकलाप न केवल स्थायी विकास में सहायक सिद्ध होंगे बल्कि पर्यावरण सुरक्षा भी प्रदान करेंगे। जैसे पहला, जनसंख्या नियंत्रण। जब जनसंख्या नियंत्रण होगी तो प्रदूषण भी कम हो जाएगा। प्राकृतिक स्रोतों को उचित प्रयोग करना चाहिए, उनका अनावश्यक प्रयोग ना करें। कूड़े कुचरे में कमी और उनका सुरक्षित निस्तारण करना चाहिए। पर्यावरण के प्रति जागरूक हो और वृक्षारोपण और उनका संरक्षण हो। प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की रक्षा के उद्देश्य से ही मनाया जाता है। इस दिन पर्यावरण के प्रति समाज का ध्यान आकर्षित किया जाता है। यह पाठ संकलित है। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।